हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 12th में यूनिट नंबर 8 एटम एंड न्यूक्लियाई उसका फर्स्ट पार्ट एटम जो है वो करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है स्टडी करेंगे। तो उन कॉन्सेप्ट में हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ डेरिवेशंस आएंगी, सबको करेंगे हम। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारे पास आता है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें होता क्या, ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ था दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटम एंड आल्सो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इससे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द न्यूक्लियस। जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल लिया गया था कि वाटरमेलन के अंदर जैसे रेड पोर्शन होता है दैट इज ए काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस, और जो उसके अंदर सीड होते हैं दैट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, इसमें सबसे पहले ये जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड के जो दो असिस्टेंट थे गिगर मार्सडन, तो उनके नाम से भी ये जाना जाता है गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर है, ग्लास का ये चैम्बर है, इसके अंदर एक लेड ब्लॉक है जिसमें अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा गया। अल्फा पार्टिकल इधर उधर डायरेक्शन में जाएंगे, उनको एक बीम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप अप्लाई किया गया जिसको कोलीमेटर बोला गया। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड फॉइल रख दी गई। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल किधर गए, उनके साथ क्या हुआ, ये देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप लगाया गया जो यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जो है वो अटैच होता है, क्योंकि जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो वो फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे। उस फ्लैश के अकॉर्डिंग, वो स्पार्क के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन किस एंगल पे आ रहे हैं। और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो थी वो सारी इस माइक्रोस्कोप के साथ यहाँ पे इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में इसको लिया जा सकता था। यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे, यहाँ पे। तो होता क्या, जब एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आई, उन ऑब्जर्वेशन में इस माइक्रोस्कोप के जरिए जो उनके असिस्टेंट ने देखा, रदरफोर्ड के असिस्टेंट ने, वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, that most of the alpha particle passes straight through the gold foil, most of the alpha particle passes straight undeviated। यहां बहुत कम डिफ्लेक्शन उनको मिला। देखो, अब यहां से सबसे पहले जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है यही से उसके ऊपर क्रॉस लग गया, क्योंकि अगर एटम वैसा होता जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में बताया गया था तो जितने भी अल्फा पार्टिकल जा रहे थे वो अल्फा पार्टिकल सबके सबका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग ये था कि सारी जगह भरी हुई है। लेकिन जो पहली ऑब्जर्वेशन आई उसे ये पता चला कि सारी जगह भरी हुई नहीं है। अगर सारी जगह भरी होती तो सबका डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद ए फ्यू अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और मोर, सेकंड ऑब्जर्वेशन आई। और उसके बाद जो थर्ड ऑब्जर्वेशन आई वो ये थी कि ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड एंड सफर ए डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री। ओकेजनली, कभी कभी कोई ऐसा पार्टिकल होता है जिसका डिफ्लेक्शन नियरली 180 डिग्री का होता है। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन को और कैसे आगे हैंडल किया गया और कैसे इनको एक्सप्रेस किया गया, उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपके पास एग्जाम में आ जाता है, दैट इट इज ए ग्राफ बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग एट ए पर्टिकुलर एंगल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बीच में एक ग्राफ है। नंबर ऑफ पार्टिकल इधर लिए गए, एंगल ऑफ स्कैटरिंग इधर लिया गया। तो अल्फा पार्टिकल के जो स्कैटरिंग एंगल है, जो अल्फा पार्टिकल ज्यादा स्कैटरिंग एंगल फॉलो कर रहे हैं उनकी गिनती कम है, और जो अल्फा पार्टिकल कम स्कैटरिंग एंगल फॉलो कर रहे हैं उनकी गिनती ज्यादा है। इससे यह पता चला कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग जो हम ये पढ़ते हैं कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सारा कुछ रदरफोर्ड ने यहां पे बताया और इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बताया। तो कंक्लूजन जो था, उस कंक्लूजन, तीन ऑब्जर्वेशन थी, तीन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन बन गया। पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम मस्ट बी एम्प्टी, खाली होना चाहिए, तभी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। भरा हुआ अगर होता तो सबका डिफ्लेक्शन होता, लेकिन डिफ्लेक्शन किसी किसी का हो रहा है और बहुत कम भी हो रहा है। ओकेजनली किसी का ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है जो 180 डिग्री से रिबाउंड हो जाता है। फॉर लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, रदरफोर्ड ने यह सुजेस्ट किया कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट ए सेंट्रल कोर ऑफ दैट एटम विच इज नोन एज न्यूक्लियस। उसको उन्होंने एक न्यूक्लियस का नाम दिया जहां पे सारा उसका पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। उसके बाद न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होता है थोड़ा थोड़ा वो उन इलेक्ट्रॉन से टकराकर हुआ, और जो डिफ्लेक्शन 180 डिग्री से होता है वो न्यूक्लियस से टकराकर हुआ होगा, या न्यूक्लियस से टकराने से पहले ही एक रिपल्सिव फोर्स लगा होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वहां से जो अल्फा पार्टिकल है वो रिबाउंड हो गए, उसके पास आने से पहले ही, उसको थोड़ा आगे ही पढ़ेंगे, तो उनका डिफ्लेक्शन 180 डिग्री के आसपास हुआ। ठीक है,
तो यहां से रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है उसका पता चला कि कैसे सेंट्रल कोर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस का साइज वो भी आगे पढ़ेंगे, और साथ में कि मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी, सारा भरा हुआ नहीं है, बीच में कुछ स्पेस जो है वो मतलब सारा स्पेस जो है वो खाली होता है, सिर्फ एक सेंट्रल कोर होती है, न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, यही चीजें यहाँ पे। अब ये ट्रेजेक्ट्री क्या है, जितने भी अल्फा पार्टिकल चले आ रहे थे उनका पाथ कैसा होगा आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेंटर पे जो दिखाया गया है ये वो अल्फा पार्टिकल है जिसका 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन जो हुआ, जो रिबाउंड हुआ अपने पास है, देखो ऐसे जा रहा था और इस तरह से ये वापिस आ गया। ये अल्फा पार्टिकल जो है इनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कुछ ज्यादा है, 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा वाले वो ये दो अल्फा पार्टिकल हमने डायग्राम में बनाए, और ये अल्फा पार्टिकल जो है इनका डिफ्लेक्शन जो है बहुत कम हुआ, और ये इनका डिफ्लेक्शन किससे हुआ होगा, वो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन से टकराने से हुआ होगा, हालांकि अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, बट ये न्यूक्लियस से बड़े ज्यादा दूर हैं, इनको रिपल्शन हुई होगी, इस वजह से इनका स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है वो इसी के अकॉर्डिंग बना, जितने भी इसमें ये पार्ट आ रहे हैं आपने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन क्या थी, कंक्लूजन क्या थी, और ये जो इसका डायग्राम बनाया है उसको अच्छे से आपने जो है वो याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब ये सेकंड टॉपिक है जो इसके बाद, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आल्सो कैन बी द साइज ऑफ न्यूक्लियस, यहां से न्यूक्लियस का साइज जो है वो भी पता चला। और होता क्या, अल्फा पार्टिकल जैसे चला आ रहा है जिसका 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, वो एक काइनेटिक एनर्जी से चला आ रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी है उसकी, वो बिल्कुल चला आ रहा है, और दैट इज अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में है। जैसे जैसे वो पास आता जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, और हमें पता है अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पड़ी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल चला आ रहा था, जैसे जैसे पास आ रहा था काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। एक पॉइंट आता है जब उसकी एंटायर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अल्फा पार्टिकल इससे आगे नहीं पहुंच पाया क्योंकि आगे से न्यूक्लियस की इसको रिपल्शन जो है वो इंक्रीज होगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। उसके बाद अल्फा पार्टिकल पीछे की तरफ चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल जब पीछे की तरफ चला गया तो दोबारा से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड होगी। तो ये जो पॉइंट था जहां पे अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम न्यूक्लियस के नजदीक पहुंच सकता था, उस पॉइंट का मतलब इस पॉइंट का न्यूक्लियस से जो ये डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट आल्सो कैन बी द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का साइज इसके आसपास ही होगा, तभी वहां पे मैक्सिमम फोर्स लगा है रिपल्शन का, और उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई और वो वापस चला गया और पोटेंशियल दोबारा से काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी ये फॉर्मूला वो लगा है जैसे आपने ये पढ़ा है स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर K Q1 Q2 अपॉन R12, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी, दिस इज K Q1, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था K Q1 Q2 अपॉन R12, बस R12 वो डिस्टेंस होता है, इधर से अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2e चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर +ze चार्ज है, हालांकि ये गोल्ड न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले सकते हैं। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हो गया, यहां से आपने R नोट निकाल लेना है, और नीचे दिस इज हाफ mv स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एक तरह से कंपेयर करना था, एक सेट में था ये क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड था। तो अगर यहां पे प्रोटॉन आएगा तो प्रोटॉन का चार्ज जो है वो उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन का होता है, तो यहां पे जो फॉर्मूला बदल जाएगा, एक प्रोटॉन के लिए यहाँ पे +2e नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली e आएगा, तो यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, दिस इज kze स्क्वायर अपॉन k अल्फा की जगह आपके पास kp बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये जब ये होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनके मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो अल्फा पार्टिकल का मास अलग है, एक प्रोटॉन का मास अलग है, लेकिन उनका आपस में रिलेशन भी होता है, जैसे अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन का डबल होता है और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, तो वो चीज यहाँ पे यूज हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये, दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इंपॉर्टेंट है, अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में जरूर आने के चांसेस है, बड़े अच्छे से उसको याद रखना आपने। तो इट इज अब इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल चला आ रहा था गोल्ड फॉइल की तरफ, तो उसके ऊपर उस न्यूक्लियस का कितना इंपैक्ट हुआ, यानी कि उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो इस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये है क्या, अल्फा पार्टिकल चला आ रहा है एक पर्टिकुलर लाइन में,
तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो सेंट्रल लाइन है उससे अल्फा पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी पाथ हो सकता है। अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसी लाइन पे चला आ रहा है जो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, तो वही उसका पाथ है, वही न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, तो उसका जो इंपैक्ट पैरामीटर, इसको बी से नोट करते हैं, वो 0 हो जाएगा। अदरवाइज, अच्छा एक बात और भी है, आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब लेंगे व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि जैसे जैसे वो पास आएगा उसकी ट्रेजेक्टरी बदलती जाएगी, उसका पाथ बदलता जाएगा, उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो होगा वहां पे। तो वो आपने याद रखना है कि जब न्यूक्लियस जो है वो फार अवे फ्रॉम द सॉरी जब अल्फा पार्टिकल है वो फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, तो उस टाइम पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। तो यहां से बस ये याद रखना आपको, अगर ये बी लार्ज होता है तो मतलब जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से वो थीटा स्मॉल होगा, और बी स्मॉल होगा तो थीटा लार्ज होगा। जब बी 0 हो जाएगा उसके लिए थीटा इक्वल्स टू 180। 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर ये चीजें आपको आ सकती है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे कहीं पे यूज ज्यादा होता नहीं है, बट आप इसको याद रखेंगे। तो इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में वही पॉइंट्स है जो रदरफोर्ड के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बने थे, मैंने पहले भी तुम्हें ये बताया था। तो इसके अंदर वही है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस का सारा मास, सॉरी एटम का सारा मास जो होता है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर है, लेकिन जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग उसका साइज अलग था। तो एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर इस ऑर्डर में होता है, याद रखना है आपको, और एटम का जो है साइज 10⁻10 मीटर होता है। न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक एटम के, जो उस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और जितना टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का होता है। तो एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वेरियस ऑर्बिट में। उनको सेंटीमीटर फोर्स कहां से मिलता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस विच इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन, जो एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो होता है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशन है जिसके बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम बना, और वो होता क्या है, इसमें ना दो मतलब जो लिमिटेशन है वो आमतौर पे हम 9th क्लास में भी आपने पढ़ी, हो सकता है केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो। तो होता ये इस तरह से कि इसके अंदर जैसे सबसे पहले तो ये होता है कि एक जो पॉजिटिव सॉरी जो एक चार्ज पार्टिकल होता है, जब वो रिवॉल्व करता है तो वो रिवॉल्व करते करते एनर्जी जो है वो लूज करता है। तो जब रदरफोर्ड ने ये आइडिया दिया सारा, तो बीइंग ए चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते करते एनर्जी लूज करनी चाहिए, और एक टाइम आता है उसको न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए, और एटम को जो है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, कोई वो एनर्जी रिलीज करता नहीं है, करनी चाहिए पर वो नहीं करता। इसको जो इसका रीजन क्या है उसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि बीइंग ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर वो एनर्जी लूज करता है तो क्या होता है, नहीं करता तो क्यों नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जब स्पाइरल मोशन होता है तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें से कुछ उसकी एनर्जी जब कम हो रही है तो उसमें से कुछ रेडिएशंस का निकलना चाहिए, वो एक कंटिन्यूस रेडिएशन होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है तो वो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती है, मतलब उसमें ना जब एक हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन वेपर में से हम लाइट या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें कुछ स्पेक्ट्रम नजर आता है जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, कि कहीं आपको नजर आ रहा है कहीं नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब उसका स्पाइरल मोशन हो रहा है, उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन देता वो डिसकंटिन्यूस अलग अलग जगह पे भाई, मतलब रेडिएशंस नजर आती हैं फिर नजर नहीं आती हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है उसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो जब रदरफोर्ड की ये लिमिटेशन हुई तो उसके बाद बोहर आया, बोहर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल है वो दिया। बाकी इसने सारी टर्म्स जो है वही रखी जो थी कि एक एटम होता है जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सारी टर्म्स वही रखी। सिर्फ जो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी, उन लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसने जो है कुछ आइडिया दिया। वो आइडिया क्या था,
तो ये सबसे पहले बोहर ने जो न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट है वो तो वही था, सारा रदरफोर्ड वाला है, इसमें तो कुछ अलग से नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी ये बोर्स की क्वांटम कंडीशन होती है और फेमस क्वांटम कंडीशन है, ये एज इट इज आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन के बारे में बताया गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट, ठीक है। तो ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट अलाउड बाय क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कोई ऑर्बिट चूज नहीं कर सकता है, उनको इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनमें जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, n इज इंटीग्रल मल्टीपल और h अपॉन 2 पाई इज ए कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट और 2 पाई कांस्टेंट होता है। ये बोर्स की क्वांटम कंडीशन है। उसके बाद बोर का ये स्टेशनरी ऑर्बिट वाला है, जो ये लिमिटेशन थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी लूज नहीं करता, तो बोर ने क्या आइडिया दिया, while revolving in the permissible orbit an electron does not radiate energy because these non-radiating orbits are called stationary orbit। उसने ये बताया कि एक्चुअली भी ये ऑर्बिट नहीं है, एनर्जी लेवल्स है। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में जब वो घूमता है एनर्जी रिलीज नहीं करता। फिर उसने ये भी बताया कि अगर वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो जरूर एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ, चेंज करने का मतलब क्या होता है, वो हायर से लोअर में आ रहा है या लोअर से हायर में जा रहा है। अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके लिए ने उस कंडीशन को इसने फ्रीक्वेंसी कंडीशन नाम दिया। मतलब ये है कि वो जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, अलग अलग तरह की जो आपको उसमें स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशंस है वो नजर आती है, उनके पीछे ये रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन उसी टाइम पे रेडिएशन रिलीज कर रहा है जब वो जंप कर रहा है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, किसी भी तरीके से। तो जो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी, उन लिमिटेशन को एक्सप्लेन किया गया बाय द थर्ड पोस्टुलेट और बाय द फोर्थ पोस्टुलेट। हाँ, इनको बोर्स पोस्टुलेट भी बोला जाता है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, या इसको ये भी आप याद रखना है, इसको बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोला जाता है। बोर्स ने ये जो दिया था स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए, जितनी भी कंडीशन लगाई थी फॉर z इक्वल टू 1 उसने लगाई थी, ठीक है जी। तो ये 4 पॉइंट उसके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपको 1 मार्क में ये पूछे जाते हैं, अच्छे से इनको याद रखना। उसके बाद एक्सप्रेशन आ रहा है, सबसे पहले एक्सप्रेशन आ रहा है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट है। दो इसमें ना इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एक रेडियस का है और एक आगे एनर्जी का है, वो दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है जी। तो होता क्या है, तो अब इसमें हमने रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एक सेट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, तो देखिए कैसे है। सबसे पहले इसमें आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज Z, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो उसको यूज किया आपने, ये फॉर्मूला बना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सिंपल कूलम्ब जो लगा है, जो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। सपोज ये Q1 हो गया, इलेक्ट्रॉन Q2 हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस R हो गया। उसके बाद ये रिवॉल्व करा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से ही mv स्क्वायर अपॉन R आ गया। तो अभी बात हुई थी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही मिलता है, इस वजह से दोनों को हमने इक्वल रख दिया। यहां से आर की वैल्यू निकाल ली है, रेडियस का अभी फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है। अभी यहां पे हमने एक बहुत क्वांटम कंडीशन को यूज करना है, एमवीआर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। वी की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहां पुट कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये रेडियस का एक्सप्रेशन हुआ जो किसी भी आप एटम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो r इक्वल टू दिस एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। इसमें सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे कांस्टेंट है, और वो है क्या, एन स्क्वायर। ये वेरिएबल है विच इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी सारे के सारे कांस्टेंट है, इस वजह से हम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ले सकते हैं। लेकिन यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है कि आप एक हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। एन जो है वो कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, अगर आप एन को 1 पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगा, एन को 2 पुट करेंगे सेकंड आ जाएगा, एन को 3 पुट करेंगे, ऐसे ही आगे ऑर्बिट चलते जाएंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 1 पुट किया तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम। एग्जाम में इसको 0.53 भी आसपास लिया जा सकता है जब इसको राउंड ऑफ करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन है, सेम वे में आपको पहले कूलम्ब लॉ अप्लाई करना है, फिर आपने सेंटीमीटर फोर्स लेना है, यहां से आर का एक्सप्रेशन निकालेंगे, बोर्स क्वांटम कंडीशन लगाएंगे, एमवीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, आर का एक्सप्रेशन लेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, वी का फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी। अब इसमें भी जेड आया,
किसी भी एटम के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए z को 1 पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच। यहां से ये पता चलता है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। बाकी उसको छोड़कर सिर्फ n वेरिएबल है, तो थोड़ा एक बाकी कांस्टेंट को जब सोल्व किया जाएगा, 2 पाई के को, h को, e को, इन सबको जब सोल्व किया जाएगा तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला बनता है, v इक्वल्स टू 1/137 इंटू c बाई n। तो n को 1 के लिए जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है 0.021 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जैसे पिछली बार मैंने बोला क्वेश्चन आया तो उसमें वेलोसिटी भी निकालनी थी, तो जब वेलोसिटी निकालनी है उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट n1 आ गया, सेकंड ऑर्बिट n2 आ गया, थर्ड ऑर्बिट n3 आ गया, तो ये फॉर्मूला भी आपके पास काफी यूजेबल है। उसके बाद टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है। जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आपने स्टार्ट करना है। टोटल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले वही दो फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्स लॉ वाला, सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर इज इक्वल टू लाइक दिस आ गया, kz स्क्वायर अपॉन r। बड़ा इजी है, mv स्क्वायर को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यही, लेकिन हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी kz e स्क्वायर अपॉन 2r। अब निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। याद ये रखना है, जब पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो देते ही लेते हैं, लेकिन साथ में उसका साइन भी लेते हैं। कूलम्स लॉ के अंदर ऐसा नहीं होता, जब आप कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे चार्ज का ई ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन का माइनस नहीं ले रहे हैं। न्यूक्लियस के ऊपर तो वैसे ही प्लस चार्ज होता है, वो तो वैसे ही लिया जा रहा है जेड, इलेक्ट्रॉन के आगे नेगेटिव नहीं ले रहे। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे के Q1 Q2, दिस इज Q1 दिस इज Q2 अपॉन R12 डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर से लिया, ये माइनस में आया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी बन जाएगी, वैसे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें एक वेरिएबल है आर, जो अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग होता है, तो आर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो पीछे आया था उसको यहाँ पुट करेंगे, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब पहले आपने कुछ वैल्यू पुट करनी है, कुछ कट करना है, एडजस्टमेंट करनी है, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा बेटा जी, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फॉर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगेन जब हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करेंगे z इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल है, तो उसका n के साथ वेरिएबल बाकी सारे, सॉरी एक को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट है, तो n जो है वो वेरिएबल है लेकिन बाकी सारे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट सोल्व करके एक फॉर्मूला भी बनेगा जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन यहां तक आपका आ गया है, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, इसको ये जरूर है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आगे जाके, जैसे ये ई एन बनेगा, दिस कैन बी -30.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आप किसी भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एनर्जी बेटा जी आपके पास आएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ये आपको जरूर याद रखना है। Z को 1 पुट करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए आ जाएगा, N को 1 पुट करेंगे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी कंडीशन की, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर या हायर से लोअर में जाता है तो वो एक रेडिएशंस को एमिट करता है, उस रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी इन फॉर्म ऑफ फोटोन होती है, तो वो उसकी एक्सप्रेशन हमने निकालना है, ठीक है। हम दो ऑर्बिट लेंगे, एक E2 एक E1। E1 लोअर को रिप्रेजेंट करेगा, E2 हायर को रिप्रेजेंट करेगा। जो एनर्जी का फॉर्मूला आया था, ये एक्सप्रेशन, ये जो फॉर्मूला ये हमारा पीछे भी आया था, ये H इज इक्वल टू E2 माइनस E1। फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, बोर्स मॉडल ऑफ एटम की फ्रीक्वेंसी कंडीशन में ये था, ठीक है ना। जब दो ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसकी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन होती है, जो हमें उस स्पेक्ट्रम के अंदर पता चलती है, वो ये वाली कंडीशन हमने वहां पे लगा देनी है, ठीक है जी। तो बस यहां पे E2 और E1 दो ऑर्बिट है, दोनों की एनर्जी जो फॉर्मूला अभी ऊपर आया था, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z1 पुट कर दिया, बस इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। यहां से न्यू की फॉर्म में आएगा, लेकिन हम वेवलेंथ भी निकालेंगे, न्यू को c बाय लैम्डा ले लिया, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू दिस। अब ये जो ये वाला है ना सारा सारे का सारा बेटा, ये सारा कांस्टेंट है, तो इन सबको हमने जो कांस्टेंट पुट किया वो r ले लेना है, ठीक है। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू वैसे 1.09 इंटू 10⁻7 होती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको 1.1 इंटू 10⁻7 ले सकते हैं। बट अगर आपको मेंशन किया गया है कहीं पे कि इसकी वैल्यू 10⁻7 है, तो आप 10⁻7 भी ले सकते हैं, लेकिन वैसे न्यूमेरिकल के लिए आप ये वैल्यू चूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बनता है। अब ये जो फॉर्मूला बड़ा ज्यादा यूजेबल है, और ये जो ट्रांजिशन होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो फोटोन की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस
फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है, उसको निकालने का ये मेथड है। और इसको स्पेक्ट्रल सीरीज में जब हम इन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो अलग अलग तरह की सीरीज बनती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आती है लाइमन सीरीज। जब अपना इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट छोड़ के फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, कोई भी हायर ऑर्बिट से अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उस ट्रांजिशन को हम लाइमन सीरीज के अंदर लेते हैं। तो उसमें n1 को हम वन पुट करेंगे, मैंने बोला n1 लोअर होगा, n2 हायर। अब n2 वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां n1 1 ही होगा। इसमें जो चीजें आपको याद रखनी है न्यूमेरिकली कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 इंफिनिटी होगा, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम एनर्जी, यू कैन से n2 इंफिनिटी होगा। तो उसके लिए शॉर्टेस्ट के लिए 1/λ s इक्वल टू r बन जाएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 2 होगा, n1 तो 1 ही रहना है क्योंकि ये लाइमन सीरीज की बात हो रही है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला 3r/4 बनेगा। अब ये जो पहली सीरीज है जिसको लाइमन सीरीज बोला गया, दिस सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें से जो चाहे मैक्सिमम वेवलेंथ निकाली जाए चाहे मिनिमम वेवलेंथ निकाली जाए तो उसकी रेंज वही होती है जो रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूनिट फिफ्थ के अंदर अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है। तो इस वजह से लाइमन सीरीज की जो भी रेडिएशन, जो भी वेवलेंथ है, वो उस रीजन को बिलोंग करती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का रीजन होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। उसके बाद बाल्मर सीरीज आती है सेकंड किसी भी हायर ऑर्बिट में से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो बाल्मर सीरीज बनेगी। तो उसके लिए n1 2 हो जाएगा, n2 वेरिएबल है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर भी सिर्फ दो एग्जांपल जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो तो n2 इंफिनिटी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो तो n2 3। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से उठ के सेकंड में आता है तो बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से उठ के सेकंड में आता है तो बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके जो फॉर्मूला बने वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और ये जो सीरीज है, दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इंपॉर्टेंट है, विजिबल रीजन के लिए बाल्मर सीरीज ही होती है, बाकी कोई ऐसी सीरीज नहीं है जो हमें विजिबल रीजन में मतलब हमें नजर आए। ठीक है जी। उसके बाद 3 सीरीज और आती हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में से उठ के अगर थर्ड में आता है तो पार्शियल सीरीज बनेगी। उसका फॉर्मूला ये तीनों की तीनों लास्ट वाली जो सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन में आती है। ठीक है। ब्रैकेट सीरीज है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट में से जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में आता है तो n1 देखो n1 ही बदल रहा है, n2 बेटा वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए n1 जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लाइमन के लिए n1 1 है, बाल्मर के लिए n1 2 है, पास्टन के लिए n1 3 है, ब्रैकेट के लिए n1 4 है, और लास्ट में आता है पी फंड सीरीज, उसके लिए n1 5 है। n1 का मतलब जो उसका डेस्टिनेशन है, जहां पे उसको आना है। बाकी वो उठ के किसी में से भी आ सकता है, किसी भी हायर ऑर्बिट में से जंप करके फिफ्थ में आया, चाहे वो 6 से फिफ्थ में, 7 से फिफ्थ में, 8 से फिफ्थ में आया, तो उसकी सारी की सारी जो सीरीज होगी उसको पी फंड सीरीज जो है वो बोला जाता है। ये लास्ट वाली तीनों की तीनों सीरीज जो है ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करती है। ठीक है। उसके बाद बेसिक चीजें अभी हमने एनर्जी में सिंपल बेसिक फॉर्मूला किया, उसके हिसाब से जो मैंने तुम्हें बताया कि अगर हम सारे कॉन्स्टेंट को अगर हम पुट कर देते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। तो दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। तो इसमें अगर फर्स्ट ये फॉर्मूला था ना -30.6/n² को, जेड को हमने 1 पुट कर दिया, अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, तो एन को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, एन को 2 पुट करेंगे, सेकंड एन को 3, इस तरह से 4, ये सारी, और इन्फिनिटी अगर होगा तो उसमें 0 होता है। तो ये जो डायग्राम है बेटा ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जो अलग अलग ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो किसी भी हायर ऑर्बिट में से उठ के फर्स्ट में आ रहा है तो सारी की सारी लाइमन सीरीज बन के अल्ट्रावायलेट में, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे आपको ये कॉम्पैक्ट है। बाल्मर सीरीज कब बनी, जो विजिबल में आती है। ठीक है। जब किसी भी हायर में से उठ के ये कहां पे आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, देखो ध्यान से, किसी भी हायर में से उठ के थर्ड में आ रहा है पास्टन, किसी भी हायर में से उठ के फोर्थ में आ रहा है ब्रैकेट, किसी भी हायर में से उठ के फिफ्थ में आ रहा है इंफ्रारेड रीजन। ठीक है। ये तीनों के तीनों इंफ्रारेड रीजन में जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो ये यहां से जो आपको चीज याद रखनी, देखो हर एक टॉपिक के लिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम्हें याद रखने वाली की क्या चीज है, ये लेस इंपॉर्टेंट है बट स्टिल आप एक बार पढ़े इसको। लेकिन ये वैल्यूज है, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपको सेकंड ऑर्बिट पूछा गया, डायरेक्ट आपको थर्ड ऑर्बिट पूछा गया, तो ये चीजें वहां पे आपको काम आएंगी कि इस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है। एक चीज जो आपको याद रखनी है, ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड ऑर्बिट है,
सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ ऑर्बिट है। ये चीज याद रखोगे, बड़ा बेटर रहेगा। बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को बोला गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो समझ जाते हैं शायद ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ये याद रखें आप, ठीक है जी। उसके बाद ये लास्ट पार्ट पे है इस टाइम हम, ये हमारे पास एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर चीजें आती हैं। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, एनर्जी दे दी, सेकंड में चला गया, सेकंड में है, थर्ड में चला गया, थर्ड में है, फोर्थ में चला गया। तो जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होता है तो वो एनर्जी बदलती जाएगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब फर्स्ट से सेकंड में आया, दोनों एनर्जी का डिफरेंस आ गया। सेकंड एक्साइटेशन का मतलब फर्स्ट से थर्ड में आया, सेकंड एक्साइटेशन का मतलब फर्स्ट से थर्ड में आया, दोनों का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यहां से एक्साइटेशन एनर्जी के साथ साथ एक्साइटेशन पोटेंशियल, जितनी एनर्जी उतना ही पोटेंशियल, 10.2, बस डिफरेंस यूनिट बदल जाएगा। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, पोटेंशियल वोल्ट में आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन क्या है, आप एक्साइट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, आप एक्साइट करते 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 एक टाइम आया ऐसा कि आपने उसको बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया अपने ऑर्बिट में से बाहर, तो वो आयन में कन्वर्ट हो गया, तो उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। मतलब फर्स्ट से उठाया और इन्फिनिटी तक ले आए, तो इन्फिनिटी में एनर्जी 0 होती है, फर्स्ट की -13.6 होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बनेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल बनेगा 13.6 वोल्ट, ठीक है जी। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स क्वांटम कंडीशन। बोर्स के सेकंड जो पोस्टुलेट था क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि बोर क्वांटम कंडीशन और डी ब्रोगली का आपस में रिलेशन किस तरह से बना। डी ब्रोगली ने जो एक आइडिया दिया था कि एक मूविंग पार्टिकल जो होता है, मटेरियल पार्टिकल होता है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो भी एक मटेरियल पार्टिकल है, उनके साथ भी एक वेव एसोसिएट होनी चाहिए। अगर उनके साथ एक वेव एसोसिएट होनी चाहिए तो वो वेव की तरह जब बिहेव करेंगे तो उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, उस वेव की वेवलेंथ कैसे निकलेगी। तो हमने डी ब्रोगली वाले उसमें ये पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो उसकी वेवलेंथ होगी, वो फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी वेवलेंथ उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, वेव की लेंथ। तो फर्स्ट ऑर्बिट में होती है 2 पाई आर इक्वल्स टू लैम्डा। सेकंड ऑर्बिट के अंदर ये R1 है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 2 लैम्डा, थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3 लैम्डा, इस तरह से चलता है। तो nth ऑर्बिट के लिए उसको बोला गया था 2 पाई RN इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा जो होता है H/mv होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो यहां से NH/mv आ गया, यहां से MVR, MV को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 पाई को नीचे ले आए, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। MVR जो है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। मतलब हमने बोर की क्वांटम कंडीशन को फाइंड किया बाय यूज ऑफ डी ब्रोगली आइडिया, ठीक है। तो उसने जो आइडिया दिया था, देखो आप ध्यान से देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट है तो इस फर्स्ट ऑर्बिट के साथ एक ही वेव है। सेकंड ऑर्बिट में के साथ जब बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट में यहां पे 2 वेव आ रही हैं, ठीक है। अगर थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास ये 3 वेव आ रही हैं। देखो ध्यान से, n इक्वल टू 1 पे 1 वेव है, n इक्वल टू 2 पे 2 वेव है, n इक्वल टू 3 पे 3 वेव है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है तो उसके साथ जो वेव्स है वो भी बढ़ रही है, ठीक है जी। तो यहीं तक हमारे पास जो है ये एटम की वाले चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने इंक्लूड किया है, और मैंने साथ साथ तुम्हें ये भी बताया है कि ये कहां पे यूज होते हैं। इनको अच्छे से पढ़ना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से करना है। आपके पास इसमें से जो एक्सप्रेशन आते हैं, रेडियस का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये तीनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतने ही है, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें बोर्ड एग्जाम के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।